गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक है चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस एंड प्रोटेक्टिव एक्शन। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कोलोइडी कणों पर आवेश के बारे में। तो कोलोइडी पार्टिकल्स का एक महत्वपूर्ण फीचर क्या होता है कि ये सदैव आवेशित होते हैं, हमेशा चार्ज रहते हैं। तो कोलोइडी कणों पर या तो धनावेश पाया जाता है या फिर ऋणावेश पाया जाता है, यानी कि कोलोइडी पार्टिकल्स जो होते हैं या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे कोलोइडी सॉल्यूशन में कोलोइडी पार्टिकल्स पर आवेश एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलोइडी सोल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो कोलोइडी साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसी प्रकार से आर्सेनियस सल्फाइड का जो कोलोइडी सोल होता है उसमें आर्सेनियस सल्फाइड के पार्टिकल्स पर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो कोलोइडी कणों पर आवेश की उपस्थिति और जो आवेश का प्रकार है, यानी कि किस प्रकार का आवेश कोलोइडी पार्टिकल्स पर है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसका पता हम लगाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा। ठीक है, तो विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो यदि आपके कोलोइडी पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वे ऋणावेशित इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड होता है उसकी ओर गमन करते हैं, और यदि आपके जो कोलोइडी पार्टिकल्स होते हैं यदि वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो धनावेशित इलेक्ट्रोड जो कि एनोड होता है उसकी ओर गमन करते हैं। ठीक है, तो कोलोइडी पार्टिकल पर आवेश की उपस्थिति के क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कोलोइडी पार्टिकल्स के चार्ज होने की कौन कौन सी संभावनाएं हैं। तो सबसे पहली संभावना क्या है कि जिन कोलोइडी विलयनों को कोलाइडी चक्की में पीसकर बनाया जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण यानी कि घर्षण द्वारा विद्युत आवेश कोलाइडी पार्टिकल्स पर आ जाता है। दूसरा है कि धातुओं के जो कोलाइडी विलयन होते हैं जो कि ब्रैडिक आर्क मेथड द्वारा बनाए जाते हैं तो इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में ग्रहण कर लिए जाने के कारण भी कोलाइडी पार्टिकल पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, तीसरा है आपके कि साबुन या जो डिटर्जेंट जल में आयनित होकर जो है ऋणायनों का एक समूह बना लेते हैं जिसे हम मिसेल कहते हैं, और मिसेल कैसे होती है, हमेशा नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, फिर चौथा है कि कुछ कोलाइडी कण जो है वो कॉमन आयंस को एड्सॉर्ब करके आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः कोलाइडी विलयन बनने में जो है इलेक्ट्रोलाइट उपस्थित रहते हैं, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि कोलाइडी कण या तो पॉजिटिवली चार्ज आयनों को अधिशोषित कर लेते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज आयनों को अधिशोषित कर लेते हैं और जो है इन पर कुछ ना कुछ आवेश आ जाता है। यानी कि यदि कोलाइडी पार्टिकल्स के द्वारा धनावेशित कणों को एड्सॉर्ब किया जाता है तो धनावेशित कोलोइडी सोल प्राप्त होता है, और यदि कोलाइडी पार्टिकल्स के द्वारा ऋणावेशित कणों का एड्सॉर्प्शन होता है, नेगेटिव आयनों का एड्सॉर्प्शन होता है तो आपको ऋणावेशित कोलोइडी सोल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कोलाइडी कणों पर एक परत जो है वो एड्सॉर्ब आयनों की होती है जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, जबकि जो दूसरी परत होती है वो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स की होती है जो कि माध्यम में कैसे रहते हैं, डिफ्यूज रहते हैं। इस कारण इसे हम डिफ्यूज लेयर भी कहते हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलोइडी सोल होता है वो फेरिक क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से बनता है, यानी कि जब फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडी सोल बनता है, जहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो कोलोइड साइज के पार्टिकल होते हैं वो फेरिक आयनों का एड्सॉर्प्शन करते हैं और फिक्स्ड लेयर बनाते हैं, जबकि क्लोराइड आयनों की डिफ्यूज लेयर बनती है। अभी जो फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में पोटेंशियल में जो डिफरेंस पाया जाता है उसे ही हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इनकी पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। ठीक है, तो इस प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो कोलोइडी कण होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी जो पार्टिकल्स होते हैं वे सल्फाइड आयनों का एड्सॉर्प्शन करते हैं और फिक्स लेयर बनाते हैं। इस प्रकार से आर्सेनियस सल्फाइड जो है वो सल्फाइड कणों का एड्सॉर्प्शन करने के कारण ऋणावेशित कोलाइडी सोल बनाते हैं। ठीक है, पांचवा तरीका है कोलोइडी सॉल्यूशन के आवेश का कि कुछ कोलाइडी कण जो है वो अम्लीय व्यवहार करते हैं या फिर क्षारीय व्यवहार करते हैं, तो वे डिस्पर्शन मीडियम से या तो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं या प्रोटॉन त्यागते हैं और आवेशित हो जाते हैं। ठीक है,
तो प्रोटीन का जो कोलाइडी विलयन होता है वो एसिडिक मीडियम में तो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं और धनावेशित कोलोइडोसोल बनाते हैं, जबकि क्षारीय माध्यम में क्या होता है, प्रोटीन का कोलोइडी सॉल्यूशन जो होता है वो प्रोटॉन का त्याग करता है और ऋणावेशित कोलोइडी सॉल्यूशन बनाता है। तो धनावेशित कोलाइडी सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी सॉल्यूशन, हीमोग्लोबिन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी सॉल्यूशन, इसी प्रकार से टाइटेनियम ऑक्साइड, और यहाँ पर बेसिक डाई है मेथिलीन ब्लू जो कि धनावेशित कोलाइडोसोल का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से अम्लीय माध्यम में जो प्रोटीन होती है वो भी धनावेशित कोलाइडी सॉल्यूशन की भांति व्यवहार करती है। इसी प्रकार से ऋणावेशित कोलाइडी सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स है कि धातुओं के सोल जैसे ओरम, सिल्वर, प्लेटिनम आदि, और आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी सॉल्यूशन, स्टार्च, गोंद, और अम्लीय रंजक यानी कि एसिडिक डाई जैसे कि कांगोरेड, ये जो है आपकी ऋणावेशित कोलाइडोसोल है। इसी प्रकार से बेसिक मीडिया में प्रोटीन जो होती है वो भी ऋणावेशित कोलाइडी सॉल्यूशन होती है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड्स, ठीक है। और कोलाइडों के स्थायित्व का सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो है चार्ज ऑन कोलाइड पार्टिकल, यानी कि सभी जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसके अंदर जो कोलोइड्स के पार्टिकल होते हैं सभी पे एक जैसा चार्ज उपस्थित होता है जो कि कोलाइड की स्टेबिलिटी का रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ओके, तो यानी कि कोलाइडी विलयनों में समस्त कोलाइडी कणों पर एक समान जो है विद्युत आवेश उपस्थित होता है। इस प्रकार समान विद्युत आवेश के कारण जो कोलोइडी पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और इस रिपल्शन फोर्स के कारण ही वे एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और मिलकर बड़े कणों का निर्माण नहीं होता है, यानी कि इनका कोएगुलेशन नहीं हो पाता है। इस कारण से जो है ये कोलाइडी सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल रहते हैं। तो इन कोलाइड्स के स्थायित्व में विद्युत आवेश जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और विद्युत आवेश भी एक जैसा, ठीक है। तो क्योंकि एक जैसा विद्युत आवेश होने के कारण सारे कोलाइडी पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं। इस कारण जो कोलाइडी सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मूवमेंट करते हैं, ब्राउनी मोशन करते हैं, और आपके कंटेनर के पेंदे में बैठते नहीं है। इस कारण इनका प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यदि किसी प्रक्रिया के द्वारा इन कोलाइडी पार्टिकल पर उपस्थित आवेश को हम समाप्त कर दें तो ये कोलाइडी विलयनों का स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये जो प्रक्रिया है कणों पर से आवेश समाप्त होने से विभिन्न कणों के परस्पर कॉम्बिनेशन से प्राप्त होगी, ठीक है। अब है आपके कोलाइडी विलयनों का स्कंदन या अवक्षेपण, ठीक है। तो यदि किसी विधि से हम इन कोलाइडी कणों पर उपस्थित विद्युत आवेश को उदासीन कर दें या विद्युत आवेश को हम समाप्त कर दें तो इन कणों के मध्य जो रिपल्शन फोर्स है वो समाप्त हो जाएगा, जिससे सारे के सारे कोलाइडी पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे और कंबाइंड होकर के सस्पेंशन साइज के पार्टिकल बना लेंगे, और वे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो कंटेनर के पेंदे में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो कोलाइडी कणों का जो ये कोएगुलेशन या जो प्रेसिपिटेशन जो है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऊर्णन या स्कंदन कहते हैं, ठीक है। तो कोलाइडी कणों का यह अवक्षेपण ही स्कंदन या ऊर्णन कहलाता है, ठीक है। और जो प्रेसिपिटेट है उसे हम कहते हैं स्कंद कहते हैं, ठीक है। तो साधारणतया जो कोएगुलेशन की प्रक्रिया जो है कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने से होती है। चूँकि हम जानते हैं कि कोलाइडी कण जो है उन पे किसी न किसी प्रकार का चार्ज पाया जाता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट में से विपरीत आवेश वाले कणों का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और उदासीन होने लग जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे प्रेसिपिटेट आना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, यदि आर्सेनियस सल्फाइड जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें थोड़ी सी मात्रा में यदि हम बेरियम क्लोराइड विलयन की मात्रा मिला दें तो कुछ देर में क्या होता है कि आर्सेनियस सल्फाइड के कोलोइडल सॉल्यूशन का अवक्षेप आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्सेनियस सल्फाइड के कोलोइडी विलयन में आर्सेनियस सल्फाइड के जो कण हैं वो ऋणावेशित होते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और ये जो है पार्टिकल अलग अलग रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बेरियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं आर्सेनियस सल्फाइड के कोलोइडल सॉल्यूशन में, तो आर्सेनियस सल्फाइड के जो ऋणावेशित कण है वो बेरियम +2 आयनों को अपनी ओर
ओर आकर्षित करते हैं और अवशोषित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आर्सेनियस सल्फाइड के ऊपर ऋणावेशित चार्ज है, जबकि बेरियम +2 के ऊपर धनावेशित चार्ज है। तो अलग अलग चार्ज होने के कारण इन आयनों के बीच में आकर्षण बढ़ता है और ये परस्पर विद्युत उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, तो उदासीन हो जाने से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पास पास आते हैं और बड़े आकार के क्लस्टर बना लेते हैं और प्रेसिपिटेट के रूप में ये नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है धनावेशित कोलाइडी विलयनों जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइडों का जो है एनायंस जैसे क्लोराइड, सल्फेट आदि द्वारा भी कोएगुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रोलाइट द्वारा किसी कोलाइडी विलयन का जो कोएगुलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कोलोइडल सॉल्यूशन की नेचर पे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं वो लायोफोबिक कोलोइड्स की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए लायोफिलिक कोलोइड का जो कोएगुलेशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की अधिक मात्रा मिलाने से होता है, जबकि जो लायोफोबिक कोलोइड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। इसलिए जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि लायोफोबिक कोलोइड्स की स्टेबिलिटी कम होने के कारण इलेक्ट्रोलाइट की जरा सी मात्रा से इनका जो है प्रेसिपिटेशन प्राप्त किया जा सकता है, इनका कोएगुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि कोएगुलेशन के लिए आवश्यक नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट ही मिलाया जाए। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग आवेश वाले या दो विपरीत आवेश वाले कोलाइडल सॉल्यूशन को परस्पर मिला दिया जाता है तो भी कोएगुलेशन हो जाता है, जिसे हम म्यूचुअल कोएगुलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आर्सेनियस सल्फाइड जो कि ऋणावेशित कोलोइडल सोल है और यदि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कि धनावेशित कोलोइडल सोल है, दोनों को मिला दिया जाता है तो दोनों का ही यहाँ पर स्कंदन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके हार्डी-शुल्जे लॉ। ठीक है, तो कोलाइडी विलयनों का जो स्कंदन है या जो अवक्षेपण है उसमें मिलाए जाने वाले जो इलेक्ट्रोलाइट के आयनों के आवेश के द्वारा होता है। यानी कि किसी भी धनायन या ऋणायन की जो अवक्षेपण क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है? उस आयन के आवेश पर निर्भर करती है। जितना जो है आयन के ऊपर आवेश होगा उतना ही ज़्यादा उसकी कोएगुलेशन की पावर होगी, प्रेसिपिटेशन की पावर होगी। तो इसी के संबंध में हार्डी-शुल्जे ने एक नियम दिया कि किसी भी आयन का जो विपरीत आवेशी परिक्षिप्त प्रावस्था पर जो अवक्षेपणकारी प्रभाव है वो उसकी जो है आवेश की संख्या या संयोजकता बढ़ने पर बढ़ जाता है। अर्थात किसी सक्रिय आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी प्रेसिपिटेशन की पावर भी ज़्यादा होगी। तो कुछ धनायनों को स्कंदित करने की सामर्थ्य इस प्रकार से है कि जैसे धनायनों में हम देख रहे हैं कि टिन +4 क्योंकि इसकी कोएगुलेशन पावर ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वैलेंसी ज़्यादा है, +4 है, उससे कम है एल्यूमिनियम +3, उससे कम है बेरियम +2 और जो है सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस की लगभग बराबर है क्योंकि दोनों की +1 वैलेंसी है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ ऋणायनों के स्कंदित करने के सामर्थ्य भी इस प्रकार से है। FeCN6 का -4, फिर उससे कम फास्फेट, फिर उससे कम सल्फेट, उससे कम क्लोराइड। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे धनायन या ऋणायन पर जो है वैलेंसी घटती जा रही है वैसे वैसे उसकी कोएगुलेशन की पावर भी घटती जा रही है। ठीक है, तो दूध में फिटकरी डालकर पनीर बनाने की जो प्रक्रिया है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो फिटकरी यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को डालने पर जो है कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखा गया है कि जो कोलोइडी विलयनों का स्कंदन तब तक नहीं होता है जब तक कि इलेक्ट्रोलाइट की एक न्यूनतम सांद्रता उस कोलोइडी सॉल्यूशन में न मिलाई जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल प्रति लीटर में वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो किसी कोलोइडल सॉल्यूशन के प्रेसिपिटेशन के लिए आवश्यक होती है उसे हम उस इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन वैल्यू या स्कंदन मान या ऊर्णन मान कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का ऊर्णन मान यानी कि कोएगुलेशन वैल्यू जितना कम होता है वह स्कंदन करने में उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। ठीक है, तो अब है आपके प्रोटेक्टिव एक्शन या प्रोटेक्शन। तो यदि किसी लायोफिलिक कोलाइड को किसी लायोफोबिक कोलाइड में मिला दिया जाता है तो लायोफोबिक कोलाइड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, अर्थात उसका अब आसानी से इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कोएगुलेशन या फिर हम बोले प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। तो यानी कि लायोफिलिक कोलाइड का जो ये गुण है उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव
एक्शन, और इन कोलाइड्स को हम प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि गोल्ड सोल जो कि एक लायोफोबिक सोल है में थोड़ा सा जिलेटिन अगर हम मिला दी जाए जो कि एक लायोफिलिक कोलाइड है, तो NaCl द्वारा अब जो है गोल्ड सोल का कोगुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि हम बोले कि लायोफिलिक कोलाइड की थोड़ी सी मात्रा यदि हम लायोफोबिक कोलाइड में पहले से मिला दें तो उन्हें कुछ स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाती है, वो पहले से ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और अब ये जो है इलेक्ट्रोलाइट से कोएगुलेशन के प्रति रक्षित हो जाते हैं, प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, और ये जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन या प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रम में क्या होता है कि जो आपके लायोफोबिक कोलाइड का जो सोल होता है उसके जो कण होते हैं वो लायोफिलिक कोलोइड, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलोइड के कणों को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो कि कौन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके आयनों को लायोफोबिक कोलोइडी सोल के कणों तक नहीं पहुंचने देते हैं, जिससे लायोफोबिक कोलोइड सोल का प्रेसिपिटेशन या हम बोले कोएगुलेशन नहीं होता है, यानी कि विलियन जो है वो प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन के प्रति स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब है अपने इसी में गोल्ड नंबर, यानी कि प्रत्येक जो रक्षक कोलोइड होता है, प्रोटेक्टिव कोलोइड होता है, लायोफिलिक कोलोइड होता है, इसकी प्रोटेक्शन की पावर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अलग अलग जो लायोफिलिक कोलोइड की प्रोटेक्टिव एक्शन को नापने के लिए 1901 में जिग्मोंडी ने गोल्ड नंबर का उपयोग किया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि गोल्ड नंबर जो है वो किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड या हम बोले लायोफिलिक कोलाइड की मिलीग्रामों में वो मिनिमम अमाउंट है जो कि 10% सोडियम क्लोराइड के 1 ml आयतन को स्टैंडर्ड 0.0055% ओरम के 10 मिली सोल में मिलाने पर उसके कोएगुलेशन को रोकने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, तो गोल्ड सोल का रंग कैसा होता है, लाल, जो कि प्रेसिपिटेशन के बाद में कैसा हो जाता है, नीला, यानी कि लाल से नीले रंग का जो परिवर्तन है उसे ये उचित रूप से रोकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हीमोग्लोबिन का गोल्ड नंबर है वो आपके 0.03 होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि गोल्ड सोल के 10 मिली में 0.03 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन मिला हुआ है, तो वो 10% NaCl विलियन के 1 मिली द्वारा प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि हम बोलेंगे किसी भी पदार्थ का गोल्ड नंबर जितना कम होगा उस लायोफिलिक कोलोइड की या प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्शन की क्षमता क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जिलेटिन जो है वो एक हाई कैटेगरी का या हम बोले उच्च श्रेणी का, और स्टार्च जो है वो निम्न श्रेणी का प्रोटेक्टिव कोलोइड है। तो आइसक्रीम के निर्माण में बर्फ़ के कोलाइडी कणों का स्कंदन से बचाव करने के लिए जो जिलेटिन है वो जो है प्रोटेक्टिव कोलाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो ब्लड जो प्रोटीन की रक्षक क्रिया के फलस्वरूप ही जो है रक्त अत्यधिक निलंबित पदार्थों को रख पाता है, क्योंकि हम जानते हैं ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसकी सस्पेंशन के रूप में ब्लड में फ्लोट करती है। तो जो है अन्य ब्लड सीरम से केवल ये संभव नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होती है उसकी एक्शन कैसी होती है, वो जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्टिव कोलाइड के रूप में काम करती है, यानी कि ब्लड प्रोटीन जो है वो प्रोटेक्टिव एक्शन का काम करती है ब्लड के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से अनेक फाउंटेन, पेन और स्याहियों में रक्षक पदार्थ होते हैं जिससे कि स्याही की क्लॉगिंग नहीं होती है। ओके।